हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छा, आज हम चैप्टर 4 का आखिरी टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, रैंक से पहले आपको पता है कि इसमें एक दो और चीज़ें हैं जो रैंक को समझने के लिए ज़रूरी है। एक तो रो स्पेस है, ठीक है, और दूसरा कॉलम स्पेस। तो जिस तरह इससे पहले हमने कॉलम स्पेस और सब स्पेस को हमने वेक्टर स्पेस और सब स्पेस को डिस्कस किया था, वैसे ये दो स्पेस हैं और एक नल स्पेस है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रो स्पेस को आप देखें। अगेन दिस इज क्लियर फ्रॉम नेम। अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके रोज हैं, फॉर एग्जांपल ये इसकी रो 1 है, सॉरी, रो 1, रो 2 अप टू रो एम है। ठीक है, तो इन रो से जो बनने वाला स्पेस होगा, ठीक है, मतलब इनकी अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो स्पेस बनेगा जिसको हम रो स्पेस की बात करेंगे। ये इसका पहला रो है मैट्रिक्स का, और अब एम रो है टोटल। ठीक है, वैसे ही इन द सेम वे अगर हम कॉलम स्पेस की बात करेंगे तो मैट्रिक्स के जो कॉलम में उससे जनरेट होने वाला स्पेस या उससे स्कैन होने वाला जो स्पेस होगा, उसको हम कॉलम स्पेस की बात करेंगे। लेट सपोज ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम एन है। ठीक है, तो ये nth कॉलम होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन जनरल अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर होता है m बाय n। ठीक है, तो m रोज होंगे तो यहाँ पर आप देखें रो का तादाद m और दूसरा n कॉलम्स। ठीक है, तो रो बाय ये कॉलम ऑर्डर है, तो इसमें रो और n का तादाद होगा। तो स्पेस से मतलब हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास इन रो की लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर जितने भी रोज बना सकें वो हमारा रो स्पेस होगा, और इस कॉलम के कॉम्बिनेशन से जितने भी हम कॉलम बना सकें तो वो हमारा कॉलम स्पेस बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है 2 बाय 3। ठीक है, तो इसकी पहली रो 0 1 -1 और दूसरी रो -2 3 4 है। तो इनकी तमाम मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इधर रो स्पेस कहलाएगी। ठीक है, और ये इसके 3 कॉलम में फिलहाल तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को इसने बताया हुआ है एग्जाम्पल 1 में। ठीक है, तो ये इसका रो वेक्टर, दूसरा रो वेक्टर, तीसरा R1 R2। ठीक है, और ये इसका कॉलम वेक्टर, और ये कॉलम वेक्टर, और ये अगेन कॉलम वेक्टर। तो ये मतलब आप देखें कि दिस इज C1 C2 एंड C3। ठीक है, ये तो जस्ट रो और कॉलम वेक्टर से। मगर स्पेस की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि स्पेस में हमारे पास इन्फिनाइट वेक्टर्स होते हैं। जिस तरह आप लोग देखें, अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो अब हम रो स्पेस और कॉलम स्पेस की ना डेफिनेशन को रीड करें। डेफिनेशन अगेन वही है जो कि मैंने आपको बताया, तो मैं रीड कर रहा हूँ। रो स्पेस ऑफ ए इज द सब स्पेस ऑफ आर एम। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो जब हम रो स्पेस की बात करेंगे तो वो आर एम का सब आर एन का सब स्पेस होता है। ठीक है, दिस इज आर एन। और दूसरा होता है देयर इज स्पेन बाय रो वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह कॉलम स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो वो सब स्पेस होता है आर एम का। ठीक है, और वो स्पेन होगा ए के तमाम कॉलम से, मतलब ए की तमाम कॉलम्स की जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। अच्छा, एक ये चीज आपने समझनी है कि जब हम रो स्पेस की बात करेंगे तो रो स्पेस लाई करेगा nth डायमेंशन में, मगर कॉलम स्पेस mth डायमेंशन में लाई करेगा। मगर ए का ऑर्डर आप देखें m बाई n है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप लोग देखें पहला कंपोनेंट नंबर ऑफ रोज की बात करें और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करता है। ठीक है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रो स्पेस है, ठीक है, वो आर एन में लाया करेगी। यानी कि रो स्पेस में आप लोग देखेंगे कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, एन, तो वो एन था आपके पास रो स्पेस कहलाएगा। ठीक है, मगर जब आप कॉलम स्पेस की बात करेंगे, कॉलम स्पेस वो बिलोंग करेगा आर
ए में आप लोग देखें हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है, तो वो कॉलम है इसमें, यानी कि थोड़ा सा उलट इसमें जा सकेंगे। इससे पहले आप लोग इस एग्जाम्पल में देखें कि रो का तो तादाद 2 है, मगर दिस R1 बिलोंग टू R3, ये R3 का सब स्पेस है, क्योंकि आप लोग देखें 3 कंपोनेंट है ना, X1 X2 X3, और वैसे ही R2 जो है वो भी R3 का कंपोनेंट है। तो जितने भी रो स्पेस है उसमें हम देखेंगे कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3। अच्छा, जब हम रो की बात करेंगे तो सॉरी कॉलम की जब हम बात करेंगे तो 3 कॉलम है, मगर ये तीनों के तीनों 2 डायमेंशन में बिलोंग करते हैं, तो ये R2 का सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट 3, दिस इज 2, ठीक है, R2 से बिलोंग करेंगे। हालांकि कॉलम 3 है, मगर वो आप देखेंगे कि जो रो का तादाद है वो उसकी डायमेंशन जाएगी, ठीक है। R2 में कॉलम स्पेस, मतलब कॉलम स्पेस जो है इस एग्जांपल में वो 2 डायमेंशन का सब स्पेस है, मगर यहाँ पर जो रो स्पेस है वो 3 डायमेंशन का सब स्पेस है। इस डेफिनेशन का मतलब ये है, ठीक है, रो स्पेस और कॉलम स्पेस किसमें बिलोंग करते हैं, ये आपका बुक ही है, उसको देख लेना, ठीक है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो स्टार्टिंग में जो पहले चैप्टर में हमने रो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें भी रो स्पेस चेंज नहीं होती, यानी कि वो एक्चुअली मैट्रिक्स हो, या इस फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स की अब हम बात करेंगे, तो इस मैट्रिक्स के रो स्पेस या इसको रिड्यूस करने के बाद फॉर एग्जाम्पल हमने बी बनाया, तो इसका जो रो स्पेस होगा, वो दोनों का सेम ही है, ठीक है। मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म डज नॉट चेंज रो स्पेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम रो स्पेस के बेसिस की बात करेंगे, और बेसिस वही सेम है जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। बेसिस के लिए इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए और वो तमाम वेक्टर स्पेस को जनरेट करें, ये दो ही प्रॉपर्टीज थी बेसिस के लिए, ठीक है। तो अब देखें इसमें मैट्रिक्स ए के लिए, ए के कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, 5 रो, मगर ये किस स्पेस का मतलब किस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, वो आप देखेंगे कॉलम 1 2 3 4, या इसमें हर एक रो में कितने कंपोनेंट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब रो स्पेस इज सब स्पेस ऑफ R4, why, because each and every row contain 4 components, so that's why ये 4th डायमेंशन का सब स्पेस होगा। मगर आपको पता है कि ये रो का तादाद 5 है, इसकी बेसिस की हम बात करेंगे तो क्या देखेंगे हम कि क्या पांचों की पांचों रो जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट तो नहीं। इसके लिए अगेन हम इसको रिड्यूस करके हमने पता चलाया था, आपको याद होगा, पिवट कॉलम और पिवटिंग वैल्यूज के अगेंस्ट इसका कॉन्सेप्ट, उसको दोबारा देख लीजिएगा। बहरहाल अगर आपको ये देखना हो कि रोज आपस में डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो इसको आप लोगों ने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो रिड्यूस के लिए आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करनी है, ठीक है। वही 3 रो ऑपरेशन के आप लोग वो इंटरचेंज करें, नॉन जीरो नंबर के साथ किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करें, या एक रो दूसरी मल्टीपल रो के साथ ऐड करें। तो जैसे हम परफॉर्म करेंगे, एक रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है, उसकी जरूरत नहीं, जैसा आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म करें, यानी कि ये 1 है, इसके नीचे आप लोगों ने मतलब इसको 0 करना है, ठीक है, या फिर इसके 1 के नीचे 0 करना है, मतलब वही सेम जो पहले चैप्टर में हमने किया था। अच्छा, ये इसको हमने रिड्यूस किया और इस ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमने बी बनाया है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही बी बनाया तो आपने देखें ये कंप्लीट रो 0 हो जाती है और ये भी कंप्लीट रो 0 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये 3 रो नॉन जीरो है, W1 मतलब रो 1, रो 2, रो 3, जिसको अब हमने W1 W2 W3 का नाम दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या कि ये तीनों रो आपस में डिफरेंट है, मगर क्योंकि
ये दोनों रो कंप्लीट 0 हो जाती है, तो ये दोनों अगेन ऊपर तीनों में से किसी न किसी रो की मल्टीपल्स है, यानी ऊपर तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। तो इस वजह से ये तीनों रोज जो है ना वो इंडिपेंडेंस है। तो एक थ्योरम भी था, आपने देखा होगा। बहरहाल अब जब हम रो स्पेस की बेसिस की बात करेंगे तो हम कहेंगे W1, ठीक है, फर्स्ट रो, W2 ये जो है 1 3 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ये तीनों रो हैं बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ ए। बेसिस का मतलब जो चीजें ये पांचों रो जनरेट करती हैं, अब उन पांचों की जरूरत नहीं, जस्ट ये तीन इंडिपेंडेंट रो चाहिए और ये तीनों रो इन दो रो को भी जनरेट करेगी और इसके अलावा इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन जितनी भी होगी वो जनरेट करेंगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज नाउ बेसिस फॉर रो स्पेस। तो बेसिस अगर मैं सेट बनाऊं तो ये एक बेसिस है जिसमें मतलब वेक्टर पड़े हुए W1 W2 W3। तो दिस इज बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो वैसे ही अच्छा, ये एग्जांपल मतलब रिपीट हो जाता है अगर आपके पास ये मैट्रिक्स ना हो और जस्ट ये रो वाले वेक्टर हैं और आपको ये कहा जाए कि बताएं इन वेक्टर का बेसिस बताएं, तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो जाता है जिस तरह से पहले आपने एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हो कि फाइंड द बेसिस ऑफ सब स्पेस, ठीक है, आपको मतलब एक वेक्टर गिवन है, दूसरा वेक्टर गिवन है, तीसरा वेक्टर गिवन है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो जाता है जिस तरह इससे पहले हमने 4.5 में किया था। तो अब इसका आसान वर्जन ये होगा कि आप इसको ना मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं और हर एक वेक्टर को रो में बनाएं और फिर इस मैट्रिक्स का ना रो स्पेस करें। मतलब दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू कि उन तमाम क्वेश्चन को ना आप अब रो स्पेस या आगे चलकर हम कॉलम स्पेस को देखेंगे, कॉलम स्पेस के साथ कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, यानी कि इस सेट का जो बेसिस होगा उसमें हम जस्ट ये देखते हैं कि इन तीनों में मतलब जो डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उनको हमने इस सेट का बेसिस का नाम देंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर तक पहुंचने के लिए आपने ना इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाया, इसको 0 0 किया है, तो हमें ये पता चला कि इसकी आखिरी रो कंप्लीट 0 है मगर पहली रो और दूसरी रो नॉन 0 है। इसका मतलब इसके ये फर्स्ट रो 1 - 2 -5 W1 और 0 1 3 जो है ना W2 जो है वो इस मैट्रिक्स के रो स्पेस के बेसिस है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सेट के जो बेसिस बनेंगे वो 1 -2 -5 और 0 1 3 बनेंगे, ठीक है। और आप लोग मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये V1 और V2 can also be a basis for SY because V3 will depend on this V1 V2, ठीक है। तो बेसिस चेंज हो सकते हैं, आपको पता है, मगर अगेन वो आपका जो रो स्पेस होगा या इस सेट के जितने भी वेक्टर हैं उनको ये दोनों वेक्टर सेम स्पेस जनरेट करेंगे, स्पेन करेंगे, ठीक है। सो नाउ इस सेट की अगर हम बात करेंगे तो इस सेट का जो बेसिस होगा, अगेन मैं अगर सेट बी बनाऊं, ठीक है, तो इसमें जस्ट ये दो वेक्टर बने हुए W1 W2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात रो स्पेस की। अब हम कॉलम स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉलम स्पेस में एक और चीज है कि जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो कॉलम स्पेस तो मतलब कॉलम्स तो इसके चेंज हो जाते हैं मगर इसमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेंज नहीं होती। आप लोग जब ए मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाते हैं तो जो कॉलम इस ए मैट्रिक्स में डिपेंडेंट होते हैं वही रिड्यूस में भी डिपेंडेंट होते हैं, जो ए में मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं वो रिड्यूस में भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल A1 वेक्टर है, सॉरी कॉलम है, A2 कॉलम है, A3 कॉलम है, A4 कॉलम है, तो जो इनमें रिलेशन होगी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की, ठीक है, वो ही सेम मैट्रिक्स बी में ही रिलेशन होगी। हालांकि ए और बी के कॉलम चेंज हो जाएंगे
कॉलम सेम नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रो तो मतलब इक्विवेलेंट होता है, सेम बनेगी। तो ये ए एंड बी आर इक्विवेलेंट विथ रो नॉट कॉलम, ठीक है। कॉलम चेंज हो जाते हैं मगर इनकी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी सेम रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल B3 में अगर ये रिलेशन है, ठीक है, इफ B3 कैन बी रिटन एज -2 times B1 plus B2, so you can check there is a same relation for A, जो A वाली मैट्रिक्स है, that is same A3 equal to A3 equal -2 times A1 plus A2। तो कॉलम तो हालांकि डिफरेंट है मगर डिपेंडेंसी मतलब चेंज नहीं रहती। तो ये वाला थ्योरम हमें मतलब बताता है कि किसी भी कॉलम स्पेस को आप लोग उस स्पेस तक किस तरह पहुंचे। तो इसके लिए दो मेथड है। एक तो ये है कि आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉलम रो में बन जाते हैं, रो कॉलम में। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस की बात करेंगे और आपको जस्ट रो स्पेस का पता है तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसको ना ट्रांसपोज करें। तो अब ये जो ए है 1 0 -3 3 2 जो उसका पहले कॉलम था, अब उसकी रो बन गई 1 0 -3 3 2। तो जैसे ही इस ए को ट्रांसपोज किया, अब सेम मेथड जो आपने रो स्पेस के लिए किया था ना, उसी तरह इसको रिड्यूस करें। अच्छा, जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो क्योंकि अब तो नई चीज है ही नहीं, हमने मतलब कॉलम को कन्वर्ट किया हुआ है रो में। तो दिस W1 सॉरी W1 W2 W3 इस ए ट्रांसपोज के रो स्पेस के बेसिस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ओरिजिनल ए होगा हमारा, उसके कॉलम स्पेस का ये तीनों बेसिस होंगे, ठीक है। तो ये वही बात है कि W1 W2 W3 from a base form a basis for row space of A transpose, this is same as that the column vectors 1 0 -3 3 minus 3 2 और same 0 1 नेगेटिव एंड 1 9 2। यानी कि अगर मैं इसको मतलब सेट फॉर्म में लिखूं तो फिर इस तरह मैं लिखूंगा, इसमें कॉलम स्पेस यानी कि basis of column space of A now, not A transpose, is अगर मैं इसको B का नाम दूं तो इस तरह आएगा, मतलब ये इसमें W1 आएगा, W1 मतलब 1 0 -3 3 2 सही है। और वैसे ही W2 मगर अब कॉलम में हम लिखेंगे, सही है। और फिर W3 आएगा इसके कॉलम स्पेस। इस वजह से यहाँ पर ट्रांसपोज किए, या इस तरह लिखें डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में, या अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपने कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि आप लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रांसपोज करके रो स्पेस की बात करेंगे, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कॉलम से, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ए को रिड्यूस किया हुआ है ये वाला, तो ये ए और बी के कॉलम तो चेंज हो जाएंगे, मगर यहाँ से बी से आप इजीली बता सकते हैं कि ए के कौन कौन से कॉलम जो है ना इंडिपेंडेंट से, जस्ट इंडिपेंडेंट कॉलम को आप पिक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में मतलब किया था पिवटिंग वाला, इस फर्स्ट कॉलम में पिवट है यानी कि ये बेसिक है, ठीक है। और सेकंड में इससे मतलब नीचे ये पोजीशन है पिवटिंग पोजीशन, यहाँ पर भी आप देखें 1 है तो पिवटिंग पोजीशन है, ठीक है, मगर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये फ्री कॉलम हो जाना है। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखें मतलब थर्ड पोजीशन पर ये पिवटिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉलम 1 ऑफ ए C1 और कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 4 आर इंडिपेंडेंट कॉलम्स विद ईच अदर, मगर क्योंकि कॉलम 3 में पिवटिंग पोजीशन में पिवटिंग एलिमेंट नहीं है, इस वजह से इस कॉलम 3 को ना हम इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दूसरे लफ्जों में ये कॉलम 3 हमारा डिपेंडेंट कॉलम हो जाएगा।
तो ए के जो कॉलम स्पेस की जब हम बात करेंगे तो ये भी इजीली कर सकते हैं कि ए के जो इंडिपेंडेंट कॉलम है ना, जस्ट उसको पिक करें। तो हम ये भी लिख सकते हैं बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज आल्सो नोन एज, यानी कि अगर सेट बी को मैं लिखूं बी तो ये कॉलम 1 आएगा, 1 0 -3 3 2, ठीक है। और कॉलम 2 आएगा जो कि 3 1 0 4 0, और देन कॉलम 4 आएगा जो कि 3 0 -1 -2 आएगा। अच्छा, एक और चीज आपने देखना है कि रो स्पेस में तो हम डायरेक्ट ये वाली रो उठाते हैं, मगर कॉलम स्पेस में हम इन कॉलम्स को नहीं उठाएंगे क्योंकि कॉलम तो चेंज हो जाते हैं, मगर हम इससे ना ये अंदाजा लगाएंगे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के इंडिपेंडेंट कॉलम कौन से हैं, वो जो पिवटिंग पोजीशन से हमें पता चलेगा, ठीक है। ये पिवटिंग 1 है, पिवटिंग 2 और ये पिवटिंग 3 है। तो पिवटिंग एलिमेंट्स अगर किसी को नहीं क्लियर तो उसको पहला चैप्टर दोबारा देखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये फ्री वेरिएबल्स वाले कॉलम डिपेंडेंट होते हैं, जो बेसिक हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास दो मेथड हैं, इस ए को डायरेक्ट रिड्यूस करो, उसमें आप लोग देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स वो उठाए, या ए को ट्रांसपोज करके रो स्पेस बनाए, ठीक है। तो देखें ये वही सेम कॉलम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, तो ये दो मेथड है। अच्छा, आप लोग देखें क्योंकि ये सेम मैट्रिक्स है ना, ए उसी के हमने रो स्पेस बनाए थे इसके पहले, उसी मैट्रिक्स के हमने कॉलम स्पेस बनाएंगे। तो आप रिकॉल करें डायमेंशन क्या होती है किसी भी वेक्टर स्पेस की। डायमेंशन ये होती है कि आप देखें बेसिस में जो सेट है उसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं, उस वेक्टर का तादाद जो है ना वो डायमेंशन होगी, ठीक है। तो इसके कॉलम स्पेस में आप लोग देखें 3 है, तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज 3। व्हाट अबाउट रो स्पेस? रो स्पेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि W1 W3 इस बेसिस में 3 है, तो दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो आप लोग मतलब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा इन जनरल हमारे पास थ्योरम है जो ये हमें बताता है कि रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस of m by n कोई वेक्टर, ठीक है, have the same dimension, ठीक है। अच्छा, दिस डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जो रो स्पेस है और कॉलम स्पेस है उसकी डायमेंशन हमेशा सेम होती है, और अच्छा उसी को ही हम रैंक कहते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, so rank is nothing that is the dimension of row or column space, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, डायमेंशन dim of let's suppose column space of any matrix, for example A is equal to dimension of row space of A, and this is equal to rank of A, and this is equal to number of non-zero। किस तरह मालूम किया था रोज डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस रो स्पेस? आप लोग एक को रिड्यूस करें, उसमें देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। आप लोग कोई मैट्रिक्स से उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मैट्रिक्स की
रैंक मालूम करना चाहते हैं तो उसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही रो इक्विवेलेंट फॉर्म में किया तो अब देखेंगे कि नॉन जीरो रो कितनी है, ये भी नॉन जीरो है, अच्छा ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए की रैंक 3 है, ठीक है। अच्छा इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने जो कॉलम स्पेस और रो स्पेस की डायमेंशन ऑलरेडी मालूम की है, मगर आप इससे देखेंगे अगर ए आपको गिवन हो तो उसको ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी इसको रिड्यूस करेंगे तो जो नॉन जीरो रो है 3 है तो इसकी रैंक 3 है। या इसमें देखें ये मैट्रिक्स ए है और इसको रिड्यूस किया भी तो नॉन जीरो रो 1 2 3, ये तो जीरो हो गई 2, मगर ये तीनों नॉन जीरो है तो इसकी रैंक जो है ना वो 3 है। तो रो स्पेस की रैंक सॉरी रो स्पेस की डायमेंशन या कॉलम स्पेस की डायमेंशन वो मैट्रिक्स ए की रैंक कहलाती है, ठीक है। तो रैंक इज नथिंग दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, यानी कि आपको इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें किसी भी मैट्रिक्स को, उसके बाद देखेंगे कि नॉन जीरो रो का तादाद है। दूसरे लफ्जों में आपको ये मालूम करना चाहते हो कि इंडिपेंडेंस रो का तादाद क्या है या इंडिपेंडेंस कॉलम का तादाद कितना है, वो हमारी रैंक है, ठीक है। अच्छा रैंक के बाद एक और चीज आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। आप लोगों ने होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व किया होगा, नल स्पेस मतलब सिस्टम होता है ना एक्स इक्वल बी, तो बी की जगह कोई चीज ना हो, नल हो यानी कि जीरो हो, तो उसके सॉल्यूशन को हम नल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैं रीड कर रहा हूँ। इफ A is m by n matrix then the set of all solution of the homogeneous equation Ax equal 0। तो नल से मतलब अगर आपके पास सिस्टम होमोजीनियस हो, बी की जगह 0 हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, एक तो ये है कि आप देखें एक्स में कितने कंपोनेंट हैं, उतने होंगे जिसमें जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो वो आर एन का सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। और वो हमारा नल स्पेस है denoted by n of। so n of a is nothing that is, एक तो x belong to Rn क्योंकि a हमारे पास एक ऑर्डर होता है m by n, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टम होगा x इक्वल 0, तो x बिलोंग करेगी कि n का तादाद कितना है, ठीक है। और वो x क्या होगी, x होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, x इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम नल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसकी डायमेंशन को हम नलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि जब हम ax की बात करते हैं, ax इक्वल 0 की बात करेंगे, तो इसका कोई भी नो सॉल्यूशन केस नहीं होता, इसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस वक्त x वैल्यू 0 आएगी, तो फिर आपको पता है कि हमारे पास एक सेट मतलब बनेगा जिसमें जस्ट नल वेक्टर हो। नल वेक्टर भी आपको पता है कि सब स्पेस होता है जिसमें एक ही वेक्टर है, या फिर सो मेनी सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ये सब स्पेस ही बनता है आर एन का, ठीक है। यूनिक्स आर सो मेनी सॉल्यूशन, तो सो मेनी सॉल्यूशन में फिर हम क्योंकि एक से ज्यादा वेक्टर होते हैं, तो जैसे हम इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे जैसे बेसिस की, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम क्या होता है। अच्छा अब किसी मैट्रिक्स का नल स्पेस फाइंड करना बिल्कुल इजी है, आप होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स ए है और इसका नल स्पेस आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स इक्वल टू 0 इस सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। और क्योंकि बी 0 है तो इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी सेम बनेगा, यानी कि यहाँ पर 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग क्या करते हैं रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे ही रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कंप्लीट रो 0 हो गई। कंप्लीट रो 0 होने का मतलब पता है क्या, मतलब हमारे पास सो मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि ये तो बेसिक केस कंप्यूटिंग है, ये फ्री है, ठीक है।
अच्छा, इसमें पिवटिंग है और ये फ्री है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे x2 लेट सपोज t है और x3 s है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें किया है, लेट सपोज हम क्योंकि फ्री वेरिएबल है उसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट असाइन करते हैं, x2 s है और x4 t है। बाकी x1 और x2 को और x3 को सॉरी हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो x1 की वैल्यू इस 2 को मैं सब लेके जाऊँ तो क्या होगा, x1 विल बिकम -2 टाइम s और इस 3 को उस तरफ लेके जाएंगे -3 टाइम s। तो x1 की ये वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू। अच्छा, x3 की जब हम बात करेंगे तो ये -4 है, x4 उस तरफ जाएगा तो -x4, x4 की वैल्यू t है तो x3 होगी -t। तो इस वक्त हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा इनफेक्ट, बल्कि इसने एग्जाम्पल में किया होगा, आप लोग देखें, ये x1 x2 x3 x4 है और टालों की वैल्यू रखी, इसमें से एस अगर कॉमन लें तो क्या होगा, -1 -2 1 0 0 और +3 कॉमन लें तो -3 1 1 आएगा। तो इसमें इनफाइनाइट सो मेनी सॉल्यूशन का केस आ रहा है। जैसे जैसे आप लोग एस और टी की बात करेंगे, जैसे पुट करेंगे और ये रियल नंबर है, ठीक है। तो जैसे जैसे पुट करेंगे तो आपको ना मिलता जाएगा डिफरेंट होमोजेनियस का सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं मगर हमें चाहिए बेसिस। तो बेसिस में जैसे हम इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात करेंगे तो लेट्स सपोज ए और डी को 1 रखूं तो ये बेसिस में 2 वेक्टर हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है, तो बेसिस बनेगा वेक्टर 1 का वेक्टर। तो ये दो वेक्टर हैं जो सेटिस्फाई करेंगे, मगर इनकी तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे x इक्वल 0। तो तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है इनफिनिट केस है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी नल स्पेस की नलिटी की बात करेंगे तो बताएं क्या डायमेंशन है, बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, 2, यस और नो, 2, ठीक है। तो नलिटी इज 2 है, यानी कि अगर हम बात करेंगे नलिटी की, जो कि क्या है, रैंक ऑफ नॉट रैंक सॉरी, ये डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। वो है नंबर ऑफ वेक्टर इन बेसिस दैट इज 2। अच्छा, जब हम इसकी कॉलम स्पेस की बात करेंगे या रो स्पेस या इस मैट्रिक्स की रैंक की बात करेंगे तो एक और रिड्यूस किया हुआ है तो आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो भी 2 है, ठीक है। या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस भी 2 है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी 2 है। अच्छा, रैंक और नलिटी में ना एक रिलेशन है, आप लोग देखें हाउ मेनी columns are there, 4, so this 4 can be written as 2 plus 2, nullity plus rank equal to 4. So we have a beautiful relation between rank and nullity, that is number of columns in a matrix is always equal to rank plus nullity, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में अगर हम n की बात करें तो वो रैंक प्लस, ये हमारे पास थ्योरम है कि n is nothing but the rank of a plus nullity of a, ठीक है। या अगर नलिटी की हम बात करेंगे तो दिस नलिटी विल बिकम n माइनस रेंज। और ये इसका प्रूफ है, इसको देख लेना यार, जरूरत नहीं। तो रैंक, नलिटी एंड बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस, ये तमाम चीजों को मतलब समराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम है वो ये कहता है
कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम एक्स इक्वल बी, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं इस तरह, लेट सपोज कोई भी सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है पी, लेट सपोज ए एक्स पी, पी फॉर पर्टिकुलर, जो इसको सेटिस्फाई करता हो, तो जैसे ही ए में मैं एक्स पी करूंगा तो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा है। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ दोनों को, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स पी इक्वल टू बी माइनस बी, जीरो यानी नल वेक्टर आएगा। और आपको पता है ये दो वेक्टर की मतलब एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, वो भी अगेन वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो और वो वेक्टर जैसे मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन होता है कि मुझे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो लेट सपोज इस इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को मैं नाम देता हूँ एक्स एच, एच फॉर होमोजीनियस। तो ये वेक्टर होमोजीनियस का सॉल्यूशन होता है, यानी कि वेयर एक्स एच कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स पी, और in other word x also be written as homogeneous minus plus particular, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो का ये सॉल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है उसको हम सम में लिख सकते हैं, एक होमोजीनियस का सॉल्यूशन, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने प्रूव किया, हमारा इसको देख लेना। इस चीज को ना हम एग्जांपल से समझाना चाहते हैं कि किस तरह हम इस सिस्टम के सॉल्यूशन को दो हिस्सों में, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इसको ना तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल इसका नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि बी जीरो है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, जैसे सॉल्व किया तो इसका हमें 100 मिनी सॉल्यूशन आ गया। जैसे ही हमने इसमें एस और टी कॉमन लिया, तो इसमें तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, मगर इसमें एस और पी आ जाती है। तो ये अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 5-700 जो इस सिस्टम को सॉल्व करेगा, मगर इस तो होमोजीनियस का जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट ये वाला होगा। मतलब होमोजीनियस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे आपने नॉन होमोजीनियस को सॉल्व किया तो आपको दो सॉल्यूशन मिल गए, एक पर्टिकुलर और दूसरा होमोजीनियस, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। सो दिस इज इन फैक्ट एक्स एच, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने, फिर एग्जाम्पल या क्वेश्चन से ना आपको ये चीज क्लियर होनी है कि किस तरह हम होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हुए नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यूनिक केस होगा तो प्लस हम ओ यानी कि नल वेक्टर जीरो मतलब ऐड कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो होमोजीनियस एक जीरो है तो वो भी सॉल्व सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये वही सेम चीज है। इस थ्योरम को आप देखें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, बहरहाल एक बार देखें, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स और इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब इसके बाद एक्स इक्वल बी के बाद यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इस एक्स इक्वल जीरो होमोजेनियस का ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और ए को रिड्यूस करेंगे तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता। अच्छा, रैंकिंग के तमाम मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, कोई भी रो जीरो नहीं होगी तो उसको रैंक एन कहलाएगी, ठीक है। तो रैंक एन है तो मुझे बताएं कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एन, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एन, और नलिटी, अच्छा नलिटी जो होगी, ठीक है, वो जीरो होगी यहाँ पर स्पेशल केस। और क्या, एन रो वेक्टर और एन रो कॉलम वही चीज है। इंडिपेंडेंट मतलब सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, और हम इस तरह करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तमाम चीजें जो समरी है उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है एक मतलब 41, उसमें आप लोगों से ये तमाम चीजें पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को खत्म करके ना हम एक्सरसाइज को और चैप्टर को हम खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस 41 और 42 में आपको ना दो मेट्रिसेस गिवन है। यूज द फैक्ट दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर
रो इक्वलेंट। रो इक्वलेंट का मतलब आपको बताया गया रिड्यूस रो इक्वलेंट, यानी कि रो इक्वलेंट रो मैट्रिसेस कब होते हैं, जब किसी एक मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेट परफॉर्म करें तो बनने वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वलेंट होते हैं। तो ए और बी आपस में रो इक्वलेंट है। आपने नलिटी रैंक और नलिटी बतानी है, ए की बेसिस बताने हैं, नल स्पेस का बेसिस बनाना है, रो स्पेस के कॉलम स्पेस का बेसिस बताना है, और रो और कॉलम डिपेंडेंट को नलिटी ऑफ ए। रिकॉल करें, रैंक इज नथिंग दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए। ठीक है, तो क्योंकि ए को इसने रिड्यूस किया हुआ है तो आप बी से देख सकते हैं कि कितनी नॉन जीरो रो हैं। ये फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड, थर्ड, मगर दिस इज इनफैक्ट जीरो रो, तो इसका मतलब 3 है। तो ए पार्ट में आप लोग देखें कि जो रैंक है वो 3 है। ठीक है, तो ए पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, पार्ट में रैंक ऑफ ए इज 3। अच्छा, नलिटी कितनी आ गई, क्योंकि 4 माइनस नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, कॉलम सॉरी देखेंगे कितने हैं, लेट मी चेक, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 3 ये कॉलम है। ठीक है, दिस नलिटी इज, ये रिलेशन हमने पढ़ी थी, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इस हिसाब से जो नलिटी होगी वो होगी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा इस ए पार्ट, बी पार्ट को क्या कहता है, बी पार्ट में फाइंड द बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ ए। नल स्पेस के लिए बेसिस फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ए को रिड्यूस किया हुआ है ये बी फॉर्म, तो अब आप इससे डायरेक्ट देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बताए नलिटी 2 है, इसका मतलब 2 फ्री वेरिएबल है, तो इस कॉलम में पिवटिंग है, इसमें भी है, मगर ये फ्री है, इसमें पिवटिंग है, ये फ्री है। ठीक है, तो इसका मतलब x2 सॉरी x3 एंड x5 ये दोनों फ्री है। तो लेट सपोज अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर, लेट x3 इक्वल टू t, x4 इक्वल टू s। अब जैसा हमने x1 को और x2 और x4 को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रो से, मतलब क्योंकि इसको रिड्यूस किया हुआ है तो इस पूरी रो से x1 की वैल्यू देखें, x1 ये x2 तो 0 है, 3 टाइम्स x3, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव 3 टाइम x3 होगा, और इस 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 4 टाइम x5 होगा। तो इस फर्स्ट रो से हमें x1 की वैल्यू मिल जानी है। मैं लिख लेता हूँ पहले, आप लोग देखें, x1 प्लस 3x3 माइनस 4x5 इक्वल टू 0 है, और अब यहाँ से हमें मिलेगा x3 की वैल्यू 2 है और x4 की वैल्यू a से, और इन दोनों को सिर्फ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स t प्लस 4 टाइम s। ठीक है, x1 मिल गया, अब हमें x2 चाहिए, तो x2 आप देखें, x2 ये -x3 और 2x5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और x2 की वैल्यू में निकालना होगी, x2 अच्छा x2 चले मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ, x2 माइनस x3 प्लस 2x4 था। ठीक है, और इन दोनों को सिर्फ लेके जाऊँ और x3 की वैल्यू पुट करूँ मैं t, और x4 की वैल्यू पुट करूँ h4, तो x2 हमारे पास आ जाएगा
x2 आ जाएगा t माइनस 2s, t माइनस 2s, ठीक है। और आखिर में x4 बचेगा, x1 2 3 4 माइनस 2 टाइम x5, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 टाइम x5 जो कि x5 की वैल्यू a से, तो ये हो जाएगा 2s, ठीक है। सो x4 इक्वल टू 2s, ठीक है। तो सॉल्यूशन एट द एंड क्या बनेगा, अगर मैं x से वेक्टर लिखूं तो ये बनेगा, सॉरी, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो ये हो जाएगा -3t प्लस 4s। अच्छा, x2 की वैल्यू ये रही t माइनस 2s, ठीक है। x3 की वैल्यू t है, x4 की वैल्यू s है, अच्छा सॉरी ये x5 था, ठीक है, लेट मी चेक, x5 रही है ना, ठीक है। तो दिस इज x5, ठीक है। तो x4 की वैल्यू हमें मिल गई 2s, और x5 की वैल्यू आ जाएगी s, ठीक है। तो जिस तरह से पहले हमने किया था वैसे ही करेंगे। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने लिए थे t और s, आपको पता है वेयर t एंड s आर रियल नंबर, तो उसमें से कॉमन लेंगे। फॉर एग्जांपल t में कॉमन लेता हूँ, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेक्टर हमें मिल जाएगा जो कि बेसिस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। और सॉरी प्लस में कॉमन लेता हूँ s, तो उसके बाद ये में दूसरा वेक्टर मिल जाना, ठीक है। तो चलिए t, अच्छा तो बी पार्ट में आप लोग देख लिया कि बेसिस फॉर नल स्पेस के अंदर दो वेक्टर्स थे, ठीक है, जो कि नलिटी है, यानी कि नलिटी विल आल्सो टेल यू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नल स्पेस ऑफ ए। तो बेसिस में दो वेक्टर्स आए v1 v2, और वो ही नलिटी है। बहरहाल वो उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करें या नल स्पेस फाइंड करने के बाद काउंट करें, दैट इज अपनी। अच्छा सी पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है फाइंड द बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी कि ए को ना रिड्यूस किया हुआ है बी पार्ट में, बी मैट्रिक्स में से, ठीक है। सो बी इज रिड्यूस ए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करते हुए
बी बनाया हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने जस्ट काउंट करना है कि जो नॉन जीरो रो है वो रो स्पेस का बेसिस बनेगा। ठीक है, तो लेट सपोज इस रो इसको मैं रो 1 का नाम दे रहा हूँ, इसको रो 2 का नाम दे रहा हूँ और इसको रो 3 का नाम दे रहा हूँ। तो जो सी पार्ट होगा फाइंड द बेसिस फॉर रो स्पेस, वो इसका आएगा रो 1 कामा रो 2 कामा रो 3, तो तीनों नॉन जीरो रोज जो होंगे वो इसका बेसिस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा डी में देखें, डी में क्या कहता है, फाइंड द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो जो कॉलम, अच्छा कॉलम स्पेस में आप लोग देखेंगे दो मेथड पड़े थे, या तो एक ट्रांसपोज करके रो स्पेस करें, मगर क्योंकि ये ऑलरेडी इसी का रेडियस फॉर्म है तो यहाँ से हम देख सकते हैं डायरेक्ट के कौन कौन से कॉलम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पिवटिंग पोजीशन बताएगी कि लेट्स सपोज ये हमारा पहला कॉलम है जिसमें पिवटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला कॉलम इंडिपेंडेंट तो है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा दूसरे में भी पिवटिंग है, तो इसका मतलब ये कॉलम 1, या इसको मैं नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल कॉलम 1 को मैं नाम दे रहा हूँ A1 और A2। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अच्छा मगर यहाँ पर जो है ना आप देखिए इसमें पिवटिंग पोजीशन ये है जो कि ना जो होनी चाहिए, तो इस कॉलम 3 में ना कोई भी पिवटिंग नहीं है, सो दिस नॉट इनफैक्ट इंडिपेंडेंट, तो ये डिपेंड होगा इस पी कॉलम 2 के साथ, क्योंकि इन दोनों की सेम पोजीशन है। अच्छा बहरहाल यहाँ पर देखें कि अगेन इसमें पिवटिंग पोजीशन है, तो ये जो A4 है, ठीक है, मतलब आप इसको C1 C2 C3 C4 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर देखें अगेन ये पोजीशन पिवटिंग ये है 1 पॉइंट चाहिए थी 0 है, तो इस वजह से दिस फिफ्थ कॉलम इज आल्सो नॉन इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट होगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कॉलम स्पेस की, तो A1 A2 A4 इसके बेसिस बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस बेसिस फॉर कॉलम स्पेस A1 कामा A2 कामा A4, सो इसको मैं नाम दूंगा बेसिस और कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, और इसी तरह जब आप ई की बात करेंगे तो ये कहता है डिटरमाइन वेदर द रो ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, मतलब तम रोज की बात करें तो एक की जितनी भी रोज हैं सब के सब अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर हम कहेंगे कि ये रोज ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट, तो ये रो का एक सेट बन जाएगा। मगर इसमें से कोई भी एक रो दूसरे की होगी, यानी कि उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख लेते हैं तो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए से तो पता नहीं चलेगा, मगर जैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में करेंगे तो ये कंप्लीट रो जीरो हो जाती है। इसका मतलब दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट विथ ऑल थ्री रोज। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि नॉट दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट सेट। ठीक है, नो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा एक में कहता है अगेन लिस्ट लेट द कॉलम्स ऑफ ए जनरेटेड बाय 1 A2 A3 A4 एंड A5, तो ये कॉलम है एक है, डिटरमाइन वेदर ईच सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ए में एक सेट है जिसमें पहला दूसरा और चौथा कॉलम पड़ा हुआ है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम और चौथा, ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको बेसिस कहा है, तो बेसिस में तो इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इसमें भी क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको मैट्रिक्स गिवन हो तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का पता नहीं चलता जब तक आप इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते हैं। जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है तो पहले में कॉलम है, फिफ्टिंग में सॉरी दूसरे में, तो चौथे में है, तो ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा जब हम दूसरे की बात करेंगे 1 2 3, तो 1 में तो पिवटिंग, अच्छा 2 में भी है, तो पहला और दूसरा तो इंडिपेंडेंट रहा। 3 में देखें
अच्छा 3 में क्योंकि पिवटिंग नहीं है, उसी सेम पोजीशन पर हमारे पास नेगेटिव है, तो 3:2 के साथ डिपेंडेंस है, ठीक है। तो इस वजह से दिस नॉट इनफाइनाइट इंडिपेंडेंस है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज लीनियरली। इसको आप सेंटेंस में लिखेंगे, मैं ट्राई शॉर्टकट वैसे आपको कांसेप्ट दे रहा हूँ कि ये डिपेंडेंट सेट है जिसको हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहते हैं। अच्छा व्हाट अबाउट 3 में देखें A1 3 5, तो आपके पास ऐसा सेट है जिसमें ये 3 कॉलम पड़े हुए हैं, A1 पड़ा है, A3 पड़ा है ये, और फिर A5 आखिर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखें कि जब हम फर्स्ट की बात करेंगे तो पहले में पिवट ने ये बता रहे हैं। अच्छा जब हम 3 की बात करेंगे तो इसमें ये वाली पोजीशन है जो ऑलरेडी हमारे पास अब पिवटिंग वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में से ये दोनों तो डिपेंडेंट है, मगर हम इस A2 को अभी नहीं उठा रहे हैं बल्कि A3 को उठा रहे हैं जो कि इस पहले के साथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप इमेजिन करें ये आपके पास सेकंड कॉलम है ही नहीं, जैसे पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम है, तो पहला और थर्ड के साथ रिलेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी पॉकेट पोजीशन यहाँ पर। उसके बाद A5 है, तो A5 में आप लोग देखें अगेन ये वाली पोजीशन इसमें भी मतलब ये पिवटिंग है, ठीक है। तो क्योंकि ये A4 हमारे पास है ही नहीं, A4 के साथ तो डिपेंडेंट, मगर हमारे पास सेट में जस्ट A1 A3 A5 है जो कि तीनों अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मतलब इसको आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने। अच्छा दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 4। तो ये आज तक काफी है और इसमें हमने तमाम चीजें कवर कर ली। ऐसे एक क्वेश्चन में हमने मतलब प्रीवियस टॉपिक्स जिसमें बेसिस है, इंडिपेंडेंट सेट, डिपेंडेंट सेट, नलिटी है, नल स्पेस है, लिंक है, बेसिस फॉर कॉलम स्पेस है, रो स्पेस है, इन तमाम चीजों को डिस्कस किया। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप लोगों ने जरूर पूछना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 में।